देश में जब भी कोई बजट में अच्छा मोबाइल फोन लेने की सोचता होगा तब Xiaomi कंपनी के मोबाइल का जिक्र जरूर आता होगा। और वो भी क्यों ना, इस कंपनी ने बहुत ही जल्दी देश की मोबाइल मार्केट पर पूरी तरह से कब्जा जो कर लिया था। भारत में इस कंपनी ने बहुत ऊंचाइयों को छुआ, लेकिन पिछले कुछ समय से इस कंपनी के दिन भारत में बहुत खराब चल रहे हैं। वही कंपनी एक के बाद एक लगातार विवादों में घिरती चली जा रही है। कुछ समय पहले ही देश में इस कंपनी के लगभग 5,551.27 करोड़ रुपए जब्त किए गए। पर आखिर ऐसा क्यों किया गया? आखिर क्यों Xiaomi कंपनी लगातार विवादों में? कैसे हुआ Xiaomi भारत में बर्बाद? चलिए दोस्तों, जानते हैं इन सब सवालों को आज के हमारे इस वीडियो में। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के स्मार्टफोन मार्केट में बिकने वाले 23% फोन्स Xiaomi कंपनी के होते हैं और भारत से कंपनी को बहुत अच्छा मुनाफा भी होता है। लेकिन इन दिनों कंपनी की मुश्किल बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, बात करेंगे उस बारे में भी। लेकिन सबसे पहले चलिए जानते हैं कि किस तरह Xiaomi कंपनी ने अपनी जर्नी शुरू की थी। Xiaomi कंपनी यानी कि MI कंपनी की शुरुआत अप्रैल 2010 में हुई थी, जिसके बाद बहुत ही कम समय में इस कंपनी ने चाइना के मार्केट में अपना सिक्का जमा लिया और उसके बाद ये कंपनी आई इंडिया में अपना बिजनेस करने। और आज ये कंपनी कहाँ है ये तो हम सभी जानते हैं। ये कंपनी साल 2014 में भारत आई थी और उस वक्त इसने भारत में अपना पहला फोन MI3 लॉन्च किया था। इस फोन में 5 इंच का डिस्प्ले था जो कि Corning Gorilla Glass 3 से कोटेड था। इस फोन में Qualcomm Snapdragon 800 क्वाड कोर प्रोसेसर पर पेश किया गया था। इसके साथ ही 2 GB रैम मेमोरी उपलब्ध थी। ये फोन 16 GB और 32 GB 2 वेरिएंट में उपलब्ध कराया गया था। इस फोन को भारत में बहुत ही पसंद किया गया था और अगर हम कहें कि इसके बाद कंपनी ने भारत के मोबाइल मार्केट में अपना दबदबा बना लिया था तो यह गलत नहीं होगा। इसके बाद कंपनी ने अगस्त साल 2014 में दूसरा स्मार्टफोन MI4 भारत में उतारा था। इसके बाद कंपनी ने 2014 से अभी तक कई स्मार्टफोन भारत में पेश किए, जिसमें Xiaomi MI Max, MI Max Prime, Redmi Note 3, Redmi Note 2 Prime, Redmi Note 4, Redmi 3S Prime, Redmi 3S Plus और Redmi 4A शामिल हैं। मोबाइल फोन के साथ साथ ही Xiaomi ने एक्सेसरीज और होम डिवाइसेस भी बाजार में लॉन्च किए, जिन्हें भी काफी ज्यादा पसंद किया गया। इसके साथ ही आपको बता दें कि Xiaomi ने सरकार द्वारा शुरू किए गए महत्वाकांक्षी कार्यक्रम यानी कि एम्बिशियस प्रोग्राम मेक इन इंडिया का भागीदार बनते हुए अपना पहला मेड इन इंडिया स्मार्टफोन Xiaomi Redmi 2 Prime को साल 2015 में लॉन्च किया था। कम बजट में लॉन्च किए गए स्मार्टफोन की कीमत 6,999 रुपए तक तय की गई थी। इस स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग ताइवानी कंपनी फॉक्सकॉन के साथ मिलकर आंध्र प्रदेश की श्री सिटी में लगाए गए Xiaomi के प्लांट में हुई थी। आपको बता दें कि इस प्लांट में फोन्स की असेंबलिंग होती है जबकि पार्ट्स इंपोर्ट करके मंगाए जाते हैं। उस समय Xiaomi ने अपने स्मार्टफोन को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ही पेश किया था। वैसे तो दोस्तों MI कंपनी भारत में बहुत ही ज्यादा जल्दी से फेमस हो गई थी, लेकिन इसके सपनों को उड़ान मिली इसके मॉडल Redmi Note 3 से, जिसे भारत में बहुत ही ज्यादा पसंद किया गया था। स्मार्टफोन को साल 2015 में लॉन्च किया गया था। Redmi Note 3 की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लॉन्च के कुछ समय में ही Redmi Note 3 के 17 लाख से ज्यादा यूनिट बिक चुके थे। साथ ही कंपनी ने यह भी घोषणा की थी कि सितंबर साल 2016 भारत में Redmi Note 3 के कुल 23 लाख यूनिट की सेल हो चुके थे। कंपनी ने कहा था कि भारत में सेल फोन में सबसे ज्यादा बिकने वाला स्मार्टफोन है। इसके बाद कंपनी एक के बाद एक नए मॉडल लॉन्च करती गई। पहले कंपनी सब ऑनलाइन कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे कंपनी ने ऑफलाइन पर भी अपनी पकड़ बनाई। ये कंपनी बहुत ही कम पैसों में अच्छे से अच्छे फीचर, कैमरा क्वालिटी लोगों को दे देती है। इसीलिए ये सालों से इंडिया के लोगों की फेवरेट कंपनी में से एक है। तो अगर हम आपसे ये कहें कि कहीं ना कहीं Xiaomi कंपनी का भारतीय कंपनीज को भारत के मार्केट से गायब करने में बड़ा हाथ है तो वो गलत नहीं होगा। भले ही कंपनी ने भारत के मार्केट पर अपनी पकड़ बना के रखी हो, लेकिन कंपनी को बहुत बार भारत में मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा है और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इस कंपनी का भारत में सक्सेस के साथ साथ विवादों से भी पुराना नाता रहा है और बहुत बार लोगों ने बॉयकॉट करने की भी मांग की इसे। चलिए पहले आपको बता दें कि कब कब Xiaomi को विवादों का सामना करना पड़ा। क्या रहे हैं Xiaomi को लेकर विवाद? अक्टूबर 2020 में Xiaomi के वेदर ऐप से अरुणाचल प्रदेश गायब हो गया था। उस समय सोशल मीडिया पर बॉयकॉट Xiaomi ट्रेंड होने लगा था। गलवान हिंसा के बाद भी बॉयकॉट Xiaomi ट्रेंड वायरल हुआ था। उसके बाद से ही लगातार कंपनी पर टैक्स चोरी के आरोप भी लगते रहे, लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद कंपनी ने भी कभी नहीं की होगी। कंपनी के बैंक अकाउंट से बहुत बड़ी रकम ED यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जब्त कर ली। ऐसा कैसे हुआ और क्या हुआ, चलिए हम आपको थोड़ा डिटेल में समझाते हैं। हम सभी जानते हैं कि भारत में MI के मोबाइल फोन की डिमांड कितनी है और बढ़ती डिमांड की वजह से कंपनी ने बहुत सारा प्रॉफिट भी कमाया है। इस दौरान कंपनी को भारत से जो भी रेवेन्यू हुआ उसे कंपनी ने 3 एंटाइटीज यानी कि इकाइयां, जिसे हम कंपनी भी कह सकते हैं, में भेजा था। ये सभी भारत के बाहर की एंटिटीज हैं।
इन 3 कंपनी में एक तो शाओमी की पेरेंट कंपनी है जो कि चाइना में है, वहां पर शाओमी ने पैसा भेजा, और बाकी 2 कंपनी यूएस बेस्ड कंपनीज हैं। ऐसे में दोस्तों मुद्दा ये है कि शाओमी की चाइना में मौजूद पेरेंट कंपनी में पैसा भेजना तो सरकार को समझ में आता है, क्योंकि ऐसा होता है कि बाहर बिजनेस कर रही कंपनी अपनी पेरेंट कंपनी को पैसा भेजती है, लेकिन बाकी की यूएस बेस्ड कंपनीज को पैसा क्यों भेजा गया, ये बात समझ से परे थी। ऐसे में जब शाओमी से सवाल किया गया कि इन कंपनीज को पैसा क्यों भेजा, उस पर शाओमी का कहना था कि शाओमी ने यूएस बेस्ड कंपनी से टेक्नोलॉजी बेस्ड एडवाइस ली थी, इसके साथ ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट की नॉलेज ली और बिजनेस एडवाइस ली। आसान शब्दों में कंपनी ने इन यूएस बेस्ड कंपनी से अपने बिजनेस के लिए सलाह ली, और सलाह के लिए कंपनी ने इनको रॉयल्टी के रूप में अमाउंट दिया था। आपको बता दें कि बिजनेस में ऐसा होता भी है, जब कोई किसी से किसी तरह का कोई आइडिया मांगता है तब उसे उस आइडिया के एवज में रकम दी जाती है, जिसे हम रॉयल्टी कहते हैं। शाओमी ने यूएस बेस्ड इन कंपनीज को पिछले कुछ सालों में लगभग 5,500 करोड़ से ज्यादा की रॉयल्टी पे की है। अब ऐसे में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का मानना था कि शाओमी कंपनी ने अपने आप को घाटे में दिखाने के लिए और खर्चा ज्यादा दिखाने के लिए यूएस बेस्ड इन कंपनीज को पैसा भेजा था, ताकि वो भारत में टैक्स देने से बच सके। इसके लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इनको साल 2021 में एक लीगल नोटिस भी भेजा था। उस टाइम भी सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने भी ये बात कही थी कि कंपनी रॉयल्टी के नाम पर देश से भारी रकम विदेश में मौजूद ग्रुप की कई कंपनीज को बेच रही है। इस नोटिस का जब कोई जवाब नहीं आया था, जिसके चलते एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कंपनी के एसेट्स को फ्रीज कर लिया था। ये कार्रवाई कंपनी ने फेमा कानून के तहत 30 अप्रैल 2022 को की। इस दौरान ईडी ने कंपनी के लगभग 5,551.27 करोड़ रुपए जब्त किए। आपको बता दें कि फेमा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये एक एक्ट है जो इंटरनेशनल बिजनेस और फॉरेन करेंसी के भुगतान को आसान बनाता है। भारत में होने वाला विदेशी व्यापार में फेमा का बहुत अहम रोल होता है, और इसी के कानून के तहत ईडी ने कार्रवाई की है। ईडी की इस कार्रवाई के पीछे की वजह ईडी ने कंपनी के इल्लीगल रेमिटेंस को बताया था। जो आरोप सीबीडीटी ने कंपनी पर लगाए थे वही ईडी का भी कहना था। ऐसे में शाओमी इंडिया का कहना था कि उन्होंने ये सब अपनी पेरेंट कंपनी के इशारे पर किया। वहीं ईडी का कहना था कि यूएस बेस्ड दोनों कंपनीज में से किसी तरह की कोई सर्विस नहीं ली गई, जबकि उनको पैसा पूरा भेजा गया। इसके साथ ही ईडी ने कंपनी पर इस बात का भी आरोप लगाया कि शाओमी ने बैंक को भी मिसलीड किया कि हमने ये सर्विस ली, हमने वो सर्विस ली। दोस्तों, रॉयल्टी के नाम पर कुछ सालों में इतनी बड़ी रकम भेजना बहुत बड़ी बात है। ऐसे में सोचने वाली बात है कि अगर शाओमी के किए गए दावों में थोड़ी भी सच्चाई है कि उसने इन कंपनी से एडवाइस ली और बिजनेस में मदद ली, तो ये सब शाओमी ने अपने पूरी दुनिया में फैले बिजनेस के साथ किया। लेकिन हर्जाना सिर्फ और सिर्फ शाओमी इंडिया ने भरा। चलिए अब आपको बताते हैं कि इन आरोपों के बाद कंपनी का पैसा जब्त कर लेने के बाद शाओमी ने अपने बचाव में क्या कहा और क्या किया। इस कार्रवाई के दौरान अपने बचाव में शाओमी इंडिया ने कहा कि कंपनी ने इंडिया के लोकल लॉज और रेगुलेशंस का पूरा पालन किया था, और जो रॉयल्टी पेमेंट कंपनी ने किए थे वो शाओमी के इंडियन वर्जन प्रोडक्ट्स के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इन लाइसेंस टेक्नोलॉजीज और आईपी के लिए थे। यानी कि कंपनी ने जो एडवाइस बाहर की यूएस बेस्ड कंपनी से ली है वो पूरी तरह से इंडिया के लिए काम में ली गई थी। इसीलिए कंपनी ने कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था और ईडी द्वारा अपनी जब्त की गई इस रकम के खिलाफ चुनौती दी थी। इसके बाद कोर्ट ने कंपनी को फेमा के तहत सक्षम प्राधिकारी यानी कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से संपर्क करने का आदेश दिया था। लेकिन बाद में फेमा कानून के तहत बनी अथॉरिटी ने भी इस बात को माना कि ईडी के लगाए हुए सभी आरोप सही थे। अब कंपनी की रकम फ्रीज रहेगी। वहीं भारत में कंपनी की बढ़ती मुश्किलों को देखकर यह खबर भी सामने आने लगी कि शायद कंपनी अपने बिजनेस का बेस पाकिस्तान में ट्रांसफर कर सकती है, जबकि शाओमी का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि इंडिया में उनका बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि इतने सालों से कंपनी इंडिया के बाजार से करोड़ों रुपए का मुनाफा कमा रही थी, क्या ईडी के इस कदम से कंपनी की ग्रोथ पर असर पड़ेगा? क्या सिमट कर रह जाएगी कंपनी, या कंपनी इंडिया का बिजनेस आगे भी इसी तरह चलता रहेगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।